मैकेनिक्स में आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। वो है मोशन अंडर सेंट्रल फोर्सेस। सेंट्रल फोर्सेस का अर्थ है केंद्रीय बल। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि केंद्रीय बल क्या होते हैं या उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है। In any force field, if the force acting on the particle has the following characteristics, then it will be a central force. First is line of action of force passes through any fixed point, and second is magnitude of force depends upon the distance from the center of force to the particle. अर्थात जो लाइन ऑफ एक्शन है फोर्स का, अगर हम वेक्टर, क्योंकि हम जानते हैं कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसलिए उसकी एक डायरेक्शन होगी। तो जो लाइन ऑफ एक्शन है फोर्स का, वो अगर किसी फिक्स्ड पॉइंट से पास होता है, पहली शर्त ये है। और दूसरा, जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो सिर्फ उस फिक्स्ड पॉइंट और सेंटर ऑफ फोर्स, पार्टिकल का जो सेंटर ऑफ फोर्स है उसके बीच के डिस्टेंस पर ही निर्भर करे और किसी दूसरी क्वांटिटी पर निर्भर नहीं करे, तो वो सेंट्रल फोर्स कहलाएगा। और इसलिए सेंट्रल फोर्स का जो मैथमेटिकल रिलेशन है उसको हम इस तरह लिख सकते हैं, वेक्टर F इज इक्वल टू प्लस माइनस एफ आर, मीन्स F इज़ ए फंक्शन ऑफ R ओनली, द डिस्टेंस बिटवीन द फिक्स्ड पॉइंट एंड द line of action of the force, multiply by unit vector R is equal to plus minus FR into vector R upon R. R cap is a unit vector along vector R from the fixed center. Now let us discuss general features of motion of a body under central force field. अर्थात केंद्रीय बलों के अधीन गति की सामान्य लाक्षणिकताएं क्या होती हैं। तो सबसे पहली जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है केंद्रीय बल के अंतर्गत गति कर रहे कण का कोणीय संवेग हमेशा संरक्षित रहता है। हम जानते हैं कि अगर मैं केंद्रीय बल की बात करूं तो वेक्टर F इज इक्वल टू एफ आर मल्टीप्लाई बाय यूनिट वेक्टर R। हम ये भी जानते हैं कि टॉर्क अर्थात बल आघूर्ण का जो रिलेशन है, टॉर्क इज इक्वल टू वेक्टर R क्रॉस वेक्टर F। दिस विल बी इक्वल टू वेक्टर R इज इक्वल टू, यहाँ पर हम वेक्टर F की वैल्यू पुट कर देंगे, अर्थात स्मॉल एफ आर मल्टीप्लाई बाय आर कैप। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगी वैल्यू एफ आर मल्टीप्लाई बाय वेक्टर R क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर R अपॉन R, एंड बिकॉज देर इज़ ए क्रॉस प्रोडक्ट of vector R and R, so its value will be 0. तो टॉर्क इज इक्वल टू वेक्टर R क्रॉस F। और जैसा हम जानते हैं टॉर्क का एक रिलेशन और है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, अर्थात वेक्टर DJ अपॉन DT इज इक्वल टू 0। इसका मतलब हुआ कि चूँकि DJ अपॉन DT इज इक्वल टू 0, इसका मतलब हुआ J विल बी ए कांस्टेंट क्वांटिटी, अर्थात कोणीय संवेग कांस्टेंट होगा। तो हम कह सकते हैं कि जब भी एक पार्टिकल केंद्रीय बलों के अधीन गति करता है तो उसका कोणीय संवेग हमेशा संरक्षित रहता है। दूसरी जो कैरेक्टरिस्टिक है, केंद्रीय बल के अंतर्गत गति सदैव एक समतल में होती है। तो ये देखते हैं हम कैसे ये प्रतिपादित की जाती है। J इज इक्वल टू आर क्रॉस P, जहाँ J कोणीय संवेग है, P रैखिक संवेग है, और J इज इक्वल टू वेक्टर R क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर P। P की वैल्यू अगर हम पुट कर दें तो वेक्टर R क्रॉस M वेक्टर V, अर्थात R का अगर हम J के साथ डॉट प्रोडक्ट लें तो हम देखेंगे इधर कि हमको ये वैल्यू मिलेगी 0। यहाँ हमें ये भी ध्यान रखना है कि इन ए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट द पोजीशन ऑफ डॉट एंड क्रॉस में भी इंटरचेंज। तो सिंस R डॉट J इज इक्वल टू 0, और हम जानते हैं कि डॉट प्रोडक्ट अगर 0 है तो इसका मतलब है कि दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं।
अर्थात आर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द कांस्टेंट वेक्टर जे। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं हम, केंद्रीय बल संरक्षी होते हैं। सेंट्रल फोर्सेस आर ऑलवेज कंजर्वेटिव। So if a particle is displaced under the action of force, say vector F is equal to Fr multiplied by unit vector r, then work done can be represented as, if particle displaced from point P to Q, then WPQ can be written as integral from the limits P to Q vector F dot dr is equal to इंटीग्रेशन फ्रॉम पी टू क्यू एफ आर, और यहाँ पर हमने एफ वेक्टर एफ की वैल्यू पुट कर दी, तो आर कैप डॉट वेक्टर डी आर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन पी टू क्यू एफ आर इंटू डी आर। सिंस एफ आर इज ए फंक्शन ऑफ आर ओनली, इट्स इंटीग्रेशन, सपोज इट्स वैल्यू इज यू, विल आल्सो बी ए फंक्शन ऑफ आर। देयरफॉर वी कैन राइट डब्ल्यू फ्रॉम पी टू क्यू वर्क डन, अगर एक पार्टिकल पी से क्यू तक जाता है और उसको हम डब्ल्यू पी क्यू से रिप्रेजेंट करें, देन इट विल बी इक्वल टू यू आर फ्रॉम पी टू क्यू इज इक्वल टू यू आर माइनस यू पी। दैट इज वर्क डन डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन ऑफ द बॉडी एंड नॉट ऑन द डिस्टेंस बिटवीन दीज पोजिशंस। द सेंट्रल फोर्सेज आर कंजर्वेटिव नेचर, क्योंकि हम जानते हैं कि जो संरक्षी बल हैं उनकी एक प्रॉपर्टी होती है कि जो वर्क डन है संरक्षी बल के द्वारा अगर कोई वर्क किया जाता है और वो वर्क डन अगर सिर्फ इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पर ही डिपेंड करता है, तो हम ये मानते हैं कि वो बल है वो संरक्षी बल है। Thus, the central forces are conservative in nature and the total mechanical energy of the particle remains constant। अर्थात काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी उस पार्टिकल की जिस पर संरक्षी बल लग रहा है और जो टोटल वर्क हुआ WPQ वो कांस्टेंट है, तो हम मानते हैं कि जो बल लग रहा है वो संरक्षी बल है, ज़्यादा कंजर्वेटिव फोर्स है। डी पॉइंट है, सेंट्रल फोर्स इज फ्रीक्वेंटली रिप्रेजेंटेड बाय Fr is equal to minus k upon r raised to power n। Generally central forces are represented by this relation। यहाँ पर k और n दोनों कांस्टेंट हैं। यदि k की वैल्यू 0 से ज़्यादा है तो फोर्स अट्रैक्टिव होगा, यदि k की वैल्यू 0 से कम है तो फोर्स रिपल्सिव होगा। कंजर्वेटिव फोर्स के लिए Fr इज इक्वल टू माइनस डी यू अपॉन डी आर, अर्थात माइनस के अपॉन आर रेज टू पावर n। तो अगर इन दोनों इक्वेशन को हम कंबाइन करें तो इंटीग्रेट करें अगर, तो यू आर इज इक्वल टू माइनस के अपॉन एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन आर रेज टू पावर n माइनस वन। सपोज व्हेन n इक्वल टू माइनस वन एंड k ग्रेटर देन 0, देन यू आर विल बी इक्वल टू k अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर। दिस इज ए केस ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर। एंड व्हेन n इक्वल टू 2 and k is positive or negative, then Fr is equal to minus k upon r square and ur is equal to minus k upon r। ये कहलाता है इन्वर्स स्क्वायर लॉ। अर्थात अगर हम उदाहरण लें इसका, तो जैसा हम जानते हैं कि f इज इक्वल टू माइनस जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ पर k की वैल्यू हुई जी एम वन इंटू एम टू। ये क्या है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अर्थात ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सेंट्रल फोर्स कहलाता है, क्योंकि जो एफ आर है, जो फोर्स है, वो इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। यानी हम देख सकते हैं कि इसमें जो फोर्स है वो सिर्फ आर की वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है और आर जो डिस्टेंस है वो डिनोमिनेटर में आ रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कूलाम लॉ का, जिसको एक रिलेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ पर k का मान है माइनस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2। इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ए पार्टिकल अंडर सेंट्रल फोर्स।
यहाँ इस डायग्राम को आप देख सकते हैं जिसमें एक पोजीशन बताई गई है। Let at any time t the Cartesian coordinates of a particle are xy and polar coordinates are small r and theta। डायग्राम में आप देख सकते हैं। तो इस डायग्राम से हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। दोनों को अगर हम डिफ्रेंशिएट करें विद रेस्पेक्ट टू टाइम t, तो dx अपॉन dt की वैल्यू हमें मिलेगी, dy अपॉन dt की वैल्यू मिलेगी। दोबारा से अगर हम टाइम के साथ इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो आप देख सकते हैं कि डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर की एक लंबी इक्वेशन हमको मिल रही है, और इसी तरह इसी आधार पर हम इसी तरह डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अब हम जानते हैं कि त्वरण अर्थात एक्सेलरेशन हम लिख सकते हैं आई मल्टीप्लाई बाय डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस जे इज इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर। यहाँ पर हम इस इक्वेशन में डी स्क्वायर एक्स और अपॉन डी टी स्क्वायर की वैल्यू और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर की वैल्यू पुट करके अगर हम सॉल्व करेंगे तो लास्टली इस फॉर्म में ये आ जाएगा डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आई कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा। फर्दर बाय सॉल्विंग दिस इक्वेशन वी कैन राइट प्लस आर डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस 2 डी आर अपॉन डी टी डॉट डी थीटा अपॉन डी टी मल्टीप्लाई बाय माइनस आई साइन थीटा प्लस जे कॉस थीटा। लेकिन हम जानते हैं कि जो यूनिट वेक्टर आर है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, उसका यूनिट वेक्टर एकांक सदिश, तो उसको हम लिख सकते हैं यूनिट वेक्टर आई कॉस थीटा प्लस यूनिट वेक्टर जे साइन थीटा, और यूनिट वेक्टर थीटा को हम लिख सकते हैं इस तरह माइनस आई कैप साइन थीटा प्लस जे कैप कॉस थीटा। तो ये सब्सटीट्यूशन लेते हुए एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आर कैप प्लस आर डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस 2 डी आर अपॉन डी टी मल्टीप्लाई बाय डी थीटा अपॉन डी टी मल्टीप्लाई बाय थीटा कैप। दिस विल बी इक्वेशन नंबर ए। लेकिन हम जानते हैं कि ए को हम इस तरह भी लिख सकते हैं आर कैप मल्टीप्लाई बाय ए आर प्लस थीटा कैप मल्टीप्लाई बाय ए थीटा। तो अगर मैं इक्वेशन ए और बी को कंपेयर करूं तो मुझे मिलेगा रेडियल एक्सेलरेशन, यानी जो टोटल एक्सेलरेशन है वो सम होगा रेडियल एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन का, जैसा कि आप इक्वेशन बी में देख सकते हैं। तो ए और बी को कंपेयर करने पर मुझे मिलेगा रेडियल एक्सेलरेशन ए आर इज इक्वल टू डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस आर मल्टीप्लाई बाय डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर, एंड एंगुलर एक्सेलरेशन ए थीटा इज इक्वल टू आर डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस 2 डी आर अपॉन डी टी डॉट डी थीटा अपॉन डी टी। न्यूटन्स के सेकंड लॉ से हम जानते हैं कि जो फोर्स है वेक्टर फोर्स एफ आर कैन बी रिटन एज एफ आर मल्टीप्लाई बाय यूनिट वेक्टर आर, and this will be equal to m into vector A. Suppose this is equation C, then we can write Fr is equal to m multiply by unit vector R AR plus unit theta cap multiply by A theta। अब अगर मैं A, C और D को कंपेयर करूँ तो मुझे दो इक्वेशन मिलेंगी E और F, अर्थात m मल्टीप्लाई बाय डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एफ आर, और दूसरी इक्वेशन होगी एम आर डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस 2 डी आर अपॉन डी टी डॉट डी थीटा अपॉन डी टी इज इक्वल टू 0। ये जो दो इक्वेशन है ई और एफ, दीज आर इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ए पार्टिकल अंडर सेंट्रल फोर्स, यानी कोई भी पार्टिकल जो केंद्रीय बलों के अधीन गति कर रहा है उसकी गति को हम इन दो इक्वेशन ई और एफ में से किसी एक के द्वारा बता सकते हैं या दिखा सकते हैं। धन्यवाद।